नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नक्सली संगठन की तरह काम कर रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में भारत विरोधी खून बह रहा है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस देश की संप्रभुता पर सवाल उठाती है, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन की बात करती है, भारत की संसद के अधिकार पर सवाल उठाती है। प्रधानमंत्री मोदी आज G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए हैं। ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला लगातार चौथा G20 शिखर सम्मेलन होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपने प्रस्थान वक्तव्य में कि ये एक विशेष शिखर सम्मेलन होगा, क्योंकि ये अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन होगा। 2023 में भारत की G20 के अध्यक्ष के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का एक अवसर होगा। मैं शिखर सम्मेलन में वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं इस यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों के साथ अपनी बातचीत की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो भारत के बाहर सबसे बड़े प्रवासियों में से एक है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री G20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जोहान्सबर्ग में नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आयोजित भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका IBSA नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भुज में BSF के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, हमारे लोगों का धर्म पूछकर मारा गया और BSF के जवानों ने पाकिस्तान सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की सीमा से छेड़खानी का परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने BSF ने देश में घुसपैठ के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं, एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफिया के खिलाफ धन शोधा मामले में छापेमारी की। ईडी का दोनों राज्यों में 42 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीमें कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया और दुर्गापुर सहित 24 जगहों पर छापे मार रही है। वहीं झारखंड में रांची जोनल कार्यालय की टीम ने 18 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत आज केरल में पूर्व विधायक PV अनवर और कुछ अन्य के परिसरों पर छापे मारे। सूत्रों के अनुसार ये मामला 2015 में केरल वित्त निगम द्वारा कथित धोखाधड़ी से स्वीकृत ऋणों से संबंधित है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने लाल किले के पास आतंकी धमाकों के बाद पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को कई एहतियाती और बचाव के कदम उठाने का निर्देश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अपने निर्देशों में कहा कि एक तय लिमिट से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट खरीदने और बेचने वाली कंपनियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखें, जिसमें खरीदने वालों और बेचने वालों की फोटो के अलावा दूसरी जरूरी डिटेल्स भी हों। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी को मजबूत किया जाना चाहिए। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने तिमारपुर में अटल कैंटीन का शिलान्यास किया। कैंटीन में 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को पत्र लिखा है। ये बैठक 30 नवंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों और सरकार के कामकाज के साथ साथ सत्र के विधेयकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग और आम राय बनाने का प्रयास भी होगा। पश्चिम बंगाल में आज 4 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन चुनाव आयोग ने न्यू टाउन में EVM व्यवस्था की जांच के लिए जिलाधिकारियों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया।
इस बीच पश्चिम बंगाल सीईओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार कोलकाता उत्तर क्षेत्र के 7 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एनुमरेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन में लापरवाही के आरोप में चुनाव आयोग ने आज दोपहर तक इन 7 बीएलओ से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीईसी को ममता बनर्जी का लेटर एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट को साफ करने के अभियान को रोकने की एक बेताब कोशिश थी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी कौन होती हैं एसआईआर को रोकने वाली? वे पहले दिन से ही लोगों को डरा रही हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी पर निजी हमला कर रही हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी बीएलओ पर गलत वोटर गलत दस्तावेज अपलोड करने के लिए दबाव डाल रही है, उन पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है। भारतीय रेलवे श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुगम और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेन सेवाएं संचालित करेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि पटना साहिब स्पेशल और पुरानी दिल्ली स्पेशल ट्रेन सेवा कल से शुरू होगी। पटना साहिब स्पेशल ट्रेन पटना से चलकर आनंदपुर साहिब पहुंचेगी। ये रेलगाड़ी रास्ते में लखनऊ, मुरादाबाद और अंबाला में रुकेगी। वहीं पुरानी दिल्ली स्पेशल ट्रेन पुरानी दिल्ली से चलकर आनंदपुर साहिब पहुंचेगी और आनंदपुर साहिब से चलकर दिल्ली आएगी। रेलवे ने यात्रियों से सुगम यात्रा अनुभव के लिए इन विशेष सेवाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले तैयारियां जोरों पर हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले बड़ी संख्या में भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले नगर निगम ने अयोध्या में सफाई अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से धार्मिक महत्व के स्थलों सहित नोएडा, ग्रेनो और गाजियाबाद तक ऐसी बसें चलाएगा। यूपीएसआरटीसी और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रबंधन के बीच इस पर करार हुआ। नोएडा हवाई अड्डे से ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन और हाथरस जैसे प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। ये बस सेवाएं यात्रियों के लिए आसान और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराएंगी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि जहां कांग्रेस सत्ता में है, वहां ये लोग जनता की लड़ाई को भूल जाते हैं और सत्ता की लड़ाई में मग्न रहते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार में जैसे जनादेश मिला है, इस पर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है। नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो वादा किया है वे पूरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा और आर के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से बिहार के प्रत्येक जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि आज 2025 में एनडीए को इतनी प्रचंड जीत मिली है। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार चौगुनी रफ्तार से दौड़ेगी। बिहार में सुशासन की बहार होगी। राहुल गांधी पर हमला करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी संविधान के विरोध की बात करते हैं। वे संविधान को नीचे दिखाना चाहते हैं। वे कांग्रेस को स्कूटी पर लाना चाहते हैं। ईडी ने सहारा समूह के निदेशक ओपी श्रीवास्तव को करीब 1,79,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन पर निवेशकों से धोखाधड़ी का आरोप है। ईडी ने ब्रिटेन के हथियार बिचौलिया संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। वाड्रा के खिलाफ ये दूसरा धन शोधन आरोप पत्र है। ईडी ने आयकर विभाग के आरोप पत्र का संज्ञान लेकर फरवरी 2017 में भंडारी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। गुजरात के पंचमहल के गंगोत्री नगर में एक घर में आग लग गई। आग लगने के कारण 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए और उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस भी आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। 56वें इफ्फी के दूसरे दिन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मास्टर क्लास सत्र का भी शुभारंभ करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स फिल्म बाजार क्रिएटर्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस बार 124 नए क्रिएटर इसमें प्रतिभागी कर रहे हैं। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि फिल्म बाजार अब तक का अपना सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। 300 से ज्यादा फिल्म प्रोजेक्ट इसमें इस बार शामिल होंगे।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपने इजरायल दौरे पर भारतीय हीरा व्यापारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने भारत इजरायल वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में तेज बारिश की संभावना है। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 285.28 अंक गिरकर 85,247.40 अंक पर आ गया। NSE निफ्टी 82.6 अंक गिरकर 26,109.55 अंक पर आ गया। केंद्र सरकार के कृषि क्षेत्र में लिए गए अहम फैसलों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 8% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई। उत्पादन अब 106 मिलियन टन बढ़कर 357.73 मिलियन टन हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि चावल उत्पादन भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़कर 1,501.84 लाख टन हो गया है। ये पिछले वर्ष के चावल उत्पादन में 123.59 लाख टन अधिक है। गेहूं उत्पादन बढ़कर 1,179.45 लाख टन हो गया है, जो पिछले वर्ष की 1,132.92 लाख टन गेहूं उत्पादन से 46.53 लाख टन अधिक है। मूंग उत्पादन बढ़कर 42.44 लाख टन, सोयाबीन उत्पादन 152.68 लाख टन, मूंगफली उत्पादन 119.42 लाख टन की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। सरकार ने महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ इस्पात और स्टेनलेस उत्पादों के आयात के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंडों को लागू करने में समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि राज्य की 29 चीनी मिलों ने चालू पेराई सत्र 2025-26 में किसानों को 513.96 करोड़ के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। ई मार्केट प्लेस और संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण निकाय ने अनौपचारिक क्षेत्र की महिला उद्यमियों को देश की सार्वजनिक खरीद परिस्थितिकी में सशक्तिकरण और एकीकरण बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अब जंगली जानवरों द्वारा फसल हानि और अतिवृष्टि से होने वाली बाढ़ या जल भराव दोनों तरह का नुकसान फसल बीमा में पूरी तरह कवर किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि किसी भी किसान को बिना सुरक्षा के न छोड़ा जाए। भारत के एनर्जी उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता से पैदा होने वाली बिजली की हिस्सेदारी बढ़कर वित्त वर्ष 30 तक 35% से अधिक होने का अनुमान है। भारत में घरेलू स्तर पर अच्छी मांग के कारण मेटल और माइनिंग शेयरों का भविष्य उज्जवल बना हुआ है और इन्हें वैश्विक मेटल कंपनियों के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता रहेगा। ईडी के समन के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ईडी के सभी समन QR कोड के साथ जारी किए जाएंगे, जिससे आसानी से इसकी पुष्टि हो सकेगी और ये असली है या फिर नकली। भारत के वर्ष 2031 के अंत तक 1 अरब 5G सब्सक्रिप्शन के आंकड़ों को पार कर जाने का अनुमान है। ये देश भर में सर्विस को अपनाने में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को दिखाता है।
भारत की आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की वृद्धि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अहम होने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई लेड प्रोजेक्ट के सेक्टर के राजस्व में 20% तक का योगदान देने का अनुमान है। साल 2025 की तीसरी तिमाही के दौरान भारतीय बाजार में आईफोन की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ती बाजार में से एक है। ज़ेप्टो ने 2 नई पेशकश का पायलट परीक्षण शुरू किया है। कंपनी फिलहाल महंगे और प्रीमियम उत्पादों के लिए एक नई वर्टिकल सुपर मॉल और अपनी फार्मा श्रेणी के तहत इन ऐप डायग्नोस्टिक्स सेवा ज़ेप्टो डायग्नोस्टिक्स का परीक्षण कर रही है। गूगल ने कहा है कि वे जल्द ही एक ऐसा फीचर पेश करेगा जो कॉल पर होने, किसी और के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने और साथ ही वित्तीय लेन देन ऐप खोलने पर उपयोगकर्ताओं को ऑन स्क्रीन पॉप अप के जरिए चेतावनी देगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के लिए तेजी से काम उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर उत्पादक बन गया है। ब्राजील के बेलम में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के मुख्य स्थल पर आग लग गई, जिसके बाद COP30 स्थल खाली कराना पड़ा। आधिकारिक बयान के अनुसार आग समिट के एंट्रेंस के पास ब्लू जोन में मौजूद एक कंट्री पवेलियन में लग गई, जिस पर जल्द ही काबू पा लिया गया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अमेरिका द्वारा रूस यूक्रेन शांति योजना प्रस्तावित किए जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ चर्चा करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने असुरक्षा, बढ़ती हिंसा और भ्रष्टाचार के विरोध में मैक्सिको सिटी की सड़कों पर प्रदर्शन किया। मैक्सिकन झंडे लहराते हुए प्रतिभागियों ने बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और सरकारी भ्रष्टाचार पर अपनी निराशा व्यक्त की है। बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 40 किलोमीटर दूर नरसिंगड़ी शहर में था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजीलियाई खाद्य उत्पादों जिनमें बीफ, कॉफी, कोको, फल समेत कई वस्तु पर 40% टैरिफ हटा दिया है। ये टैरिफ जुलाई में ब्राजील को उसके पूर्व राष्ट्रपति और ट्रंप के सहयोगी ज़ेयर बोल्सोनारो पर मुकदमा चलाने के दंड के रूप में लगाए गए थे। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूसी हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। आग बुझाने और घायल लोगों को निकालने के लिए आपातकालीन सेवाएं तैनात। बोलीविया के राष्ट्रपति रॉड्रिगो पॉज परेरा ने न्याय मंत्रालय को भंग करने की घोषणा की। इस कदम को राजनीतिक उत्पीड़न का अंत कहा और अदालतों में राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने का वादा किया। यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लान में रूस को जमीन दी जाएगी और कीव की मिलिट्री का साइज कम किया जाएगा। यूक्रेन में रूस की लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 28 पॉइंट का ड्राफ्ट प्रपोजल कीव में पेश किया। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश जेयाकॉब ने ट्रंप प्रशासन को देश की राजधानी में मेयर की अनुमति के बिना कानून लागू करने के लिए नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के उद्योग और वाणिज्यिक मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने भारत से व्यापार बढ़ाने और अपने क्षेत्र में कार्गो हब स्थापित करने का आग्रह किया है। विश्व मुक्केबाजी का फाइनल में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टूर्नामेंट में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 20 पदक के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। इस प्रतियोगिता में महिला मुक्केबाजों के पंच का दम देखने को मिला। भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए, तो वहीं पुरुष वर्ग में भारत के नाम 2 स्वर्ण पदक रहे। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निखत जरीन ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। 2 बार की विश्व चैंपियन निखत जरीन ने फाइनल में चीनी ताइपे की मुक्केबाज जुआन ई गो को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मुक्केबाज जैस्मिन लांबोरिया ने अपनी शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। जैस्मिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शीकी को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक हासिल किया।
विश्व चैंपियन मुक्केबाज मीनाक्षी हुड्डा ने विश्व मुक्केबाजी कप में अपने नाम का परचम लहराते हुए 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मीनाक्षी की उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि उन्होंने इससे पहले सितंबर में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। अरुंधति चौधरी ने भी फाइनल मुकाबलों में जीत दर्ज करके स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता पाई। अरुंधति ने महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज अजीजा जोकिरोवा को हराने में सफलता पाई। नूपुर श्योरान ने भी स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। उन्होंने उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत की पूजा रानी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में पूजा को पोलैंड की अगाता काजमस्का के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत की महिला गोल्फर प्रणवी उर्स ने इतिहास रच दिया है। प्रणवी IGPL टूर में पुरुष खिलाड़ियों के साथ खेलते हुए पेशेवर टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं। भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने होंगे। आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के कोडाई नारोको को 21-17, 21-16 से हराया। वहीं लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के चेयू जैन को 21-17, 13-21, 21-13 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। टूर्नामेंट के पुरुष युगल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अंतिम 8 में कोर्ट पर उतरेगी। सात्विक चिराग का सामना इंडोनेशिया की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी फाजर अल्फियन और मोहम्मद शोएबुल फिक्र से होगा। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिंग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। दीक्षा ने महिलाओं के व्यक्तिगत दौर के आखिरी दौर में 11 अंडर स्कोर करके बृहस्पतिवार स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। डेफलिम्पिंग में निशानेबाजी में पदक जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। माहित संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रोन में रजत पदक जीतने में सफलता पाई। प्रीति पवार ने भी गोल्डन पंच लगाने में सफलता हासिल की। प्रीति ने इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में इटली की सिरीन चराबी को 5-0 से हार का स्वाद चखाया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यही इजाजत दें। नमस्कार।